11 12 12। ओके, तो लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। और मुझे बता रहे हैं आप लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन। कौन बता रहा है? हर्षिता। चलिए हर्षिता, वेरी गुड। व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन? थ्री टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा मत बोलना कभी एग्जाम में, ठीक है? द लॉज ऑफ फ्रिक्शन आर हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट वाज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, है ना? पिछली क्लास में हम लोगों ने इतना चर्चा कर ली थी, इतना डिस्कशन किया था। लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। सभी लोग अपने कॉपीज में, रजिस्टर्स में, नोटबुक्स में हेडिंग डाल दीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम की चीज क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? तो इस चिड़िया के घोंसले को अपन बटोरते हैं और समझते हैं। अगर आप लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझना है तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। ये ग्राउंड सरफेस लिया मैंने हमेशा की तरह, और इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का मास होगा। अगर इसका मास है तो इसका वेट होगा, जो कि कहां पर एक्ट करेगा? डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब वेट का डायरेक्शन विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड केस। इस ऑब्जेक्ट को आगे खींचने के लिए मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, विच इज अप्लाइड फोर्स, और मैं इस अप्लाइड फोर्स को थोड़ी देर के लिए नाम दे रहा हूं P। लेट मी कॉल अपॉन दिस अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P ओवर हियर बाय मी। इतनी सी चीज, इतनी सी सिनेरियो हमको यहां तक बताया जाता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वेट उसका एक्शन फोर्स हुआ तो इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। वो कौन? ये जमीन। अगर ऑब्जेक्ट इस जमीन के ऊपर वेट नाम का फोर्स लगा रही है, एक्शन, तो ये जमीन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो ये वेट और रिएक्शन समझ में आ गया आपको। चूंकि अप्लाइड फोर्स उसको राइट की तरफ खींच के ले जाना चाह रहा है, तो लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको रोकेगा आगे जाने से, और इसी फोर्स को शायद हम लोग बोल देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अवॉइड कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, मोशन को होने से रोक रहा है कि मैं मोशन को नहीं होने दूंगा। सो इट इज अपोजिंग द मोशन। तो इतना केस सिनेरियो, इतनी कहानी तो आप सभी लोगों को समझ में आती है, क्योंकि ये जनरल है। अब मुझे इसके अंदर समझाना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम की चिड़िया क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम की चीज क्या है। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं: वेट, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मुझे फोर्स और रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं और नॉर्मल रिएक्शन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं लाइन को ज्वाइन कर दूं तो हो ना हो ये लाइन जो नीले कलर की आपको नजर आ रही है यहां पर, ये रिप्रेजेंट करेगी उसका रिजल्टेंट। ध्यान रहे कि ये रिजल्टेंट है दो चीजों के बीच में। कौन कौन सी? दिस इज द रिजल्टेंट बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अभी भी सवाल पैदा होता है कि ये इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां है? तो दोस्तों, ये जो रिजल्टेंट यहां पर इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल को लेट मी कॉल अपॉन दिस एज थीटा। इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन with the normal reaction is called the angle of friction।
क्या सभी लोगों को ये कंसेप्ट, ये टॉपिक समझ में आया इतना सा? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज यस। ओके, तो फिर सभी लोग डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन सभी लोग नोट कीजिए। इट इज डिफाइंड एज द angle which is made by the resultant of force of friction and normal reaction, resultant of force of friction and normal reaction with the normal reaction is known as angle of friction. जी बिल्कुल कर देता हूं मैडम, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा डेफिनेशन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल which is made by the resultant of normal reaction and the force of friction with the normal reaction is called angle of friction. लिखिए अर्चिता। अब सभी लोगों के सामने ये कहानी, ये ट्राइंगल, ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ट्राइंगल को अलग से प्लॉट कर लूं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज हैविंग दिस एज नॉर्मल रिएक्शन। ये वाली जो इंक्लाइंड लाइन थी, ये तो रिजल्टेंट है, और चूंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। थीटा कहां पर है? यहां पर है, तो ये हो गया थीटा। अब मैं जिससे पूछूं वो बताइएगा, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे ऑर्जित बताइए कि इस ट्राइंगल में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? इन्होंने कहा सी बी अपॉन ए बी। क्या सभी लोग इनकी बात से संतुष्ट हैं? इज इट करेक्ट? ओके, तो अब मुझे ये बताइए अर्जित, सीबी की वैल्यू कितनी है? एफ। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट ए बी अर्जित? बोर्ड पे लिखा हुआ है अर्जित, ए बी की वैल्यू हाँ इज आर। तो अब अर्जित इसका मतलब हुआ कि तुमने बताया मुझे tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन आर, और बट एफ अपॉन आर तो कुछ और भी होता है अर्जित, याद करो। अगर कुछ और क्या होता है अर्जित? एफ अपॉन आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, लेट हिम आंसर फर्स्ट। मैं पूछ रहा हूं एफ अपॉन आर क्या होता है अर्जित? लॉ ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा पूछ रहा हूं। कौशिकी, व्हाट डू यू से? न्यू। वेरी गुड, इट हैज टू बी इक्वल्स टू न्यू। ये म्यू क्या होता है अर्जित? इसका नाम था ना शायद कुछ, क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी हाँ अंकल, तो ये हो गई अगर मेरी पहली इक्वेशन, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देयरफॉर कैन आई से कि म्यू जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
या tan ऑफ थीटा, यहां पर थीटा को मैंने अज्यूम किया हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये थीटा ही होगा हमेशा, जरूरी नहीं है फाई होगा तो फाई होने दो, मैंने थीटा मान लिया, अल्फा बीटा गामा जो मर्जी हो उसको डिनोट कर लो, डिनोशन स्टैंडर्ड नहीं है, किताब के हिसाब से चेंज हो सकती है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपको लॉजिक याद रखना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, वो रिजल्टेंट जो आर के साथ बनाएगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब उसका नामकरण संस्कार कुछ भी कर लो आप। अगर सभी को समझ में आया तो एक बार अंगूठा दिखा दो और उसके बाद नोट कर लो। क्या बात, प्रियांशी का अंगूठा नहीं आया, प्रियांशी को समझ में नहीं आया क्या? ओके, वत्सला और मृण्मयी ने आंसर दे दिया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, मैंने अभी देखा लैपटॉप पे, तो इट्स ओके, गुड आंसर्स, गुड गोइंग। वत्सला तुम भोपाल में नहीं हो क्या? सुना मार्केट में खबर है तुम बाहर घूम रही हो आजकल। अच्छा ओके ओके, जितने भी अभी वीसी वाले बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ वीसी वाले पूछ रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस वाले पूछ रहा हूँ, तो जो वीसी वाले हैं अगर मान लो ऑफलाइन में कोचिंग खुल जाती है तो कितने लोग आने के इच्छुक होंगे? अंगूठा दिखा दें या आप आएंगे? वेदांत आप आएगा, अंशिका आ जाएगी, आसमीन, दिनेश, वत्सला ने नहीं किया, क्यों वत्सला? लो तू भी तो पूछ रही थी मुझसे उस दिन की सर अपनी कोचिंग नहीं खुल रही है। हाँ ओके, मेरे को तो गौतम सर बोल रहे थे, बोले मैं तो सर जो है ऑफलाइन ही स्टार्ट कर दूंगा सर, मेरे तो बायो वाले सब लोग आ जाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। कल तो ऐसा करोगे, ऐसा बोला सर बुलाएंगे तो आ जाएगी, ओके। चलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने? रब कर रहा हूं मैं। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स को अच्छे से बना लिएगा सभी लोगों ने। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मिलता जुलता एक और टर्म आता है जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। पुट अप द हेडिंग एंगल ऑफ रिपोज, या रिपोज एंगल भी बोलते हैं कई लोग इसको। हेडिंग डाल दीजिए एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसको समझाता हूं मैं अपने तरीके से। सभी लोग यहां बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन तो सभी लोग जानते हैं, फिसल पट्टी। अगर ये फिसल पट्टी है ऐसी रखी हुई है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो वो लुढ़क कर नीचे आ जाएगा, सभी को पता है, कुछ नया नहीं बता रहा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि ये जो फिसल पट्टी है वो ऐसे ना होके, इंक्लाइन ना होके, वो स्ट्रेट रहती है और इसके ऊपर मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अभी तो मेरे पास कुछ और है नहीं कि मैं दिखा पाऊं आपको अच्छे से, मैं हाथ से करके दिखा रहा हूं। ये इंक्लाइन प्लेन है मेरा हाथ और इसको, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को यूं रख लिया है जैसा आप देख सकते हो। अभी ये ऑब्जेक्ट अपने आप लुढ़क रहा है क्या? अपने आप नीचे जा रहा है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो कोई मुझे बताएगा इस पोजीशन में, इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर इस पोजीशन पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। अब मैं इस इंक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहा हूं। अभी इंक्लाइन नहीं था, बेंड नहीं था, अभी पैरेलल है, फ्लैट है। अब मैं इसको धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहा हूं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने इंक्लाइन कर लिया है, क्या ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है? नहीं। तो इसके ऊपर अभी कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? अरे अभी लिमिटिंग कैसे हो गया? अभी लिमिटिंग तो हुआ ही नहीं, अभी ऑब्जेक्ट एंड तो हुआ ही नहीं मूव करने के लिए।
अभी इस पोजीशन पे भी वो स्टैटिक है भाई, अभी ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट नहीं की। अब अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा और, तो ये देखता हूं कि ये लुढ़क कर नीचे गिर गया। सो दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब ऑब्जेक्ट जस्ट लुढ़कना चालू कर चुका है, उस सिचुएशन में, उस कहानी के अंदर जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वो लिमिटिंग, और लिमिटिंग के बाद काइनेटिक होगा, ये सभी को पता है, पता है ना। तो ये इंक्लाइन पोजीशन पर मैं समझाना क्या चाह रहा था, अब इसको बोर्ड पर देखिए। जब तक मैंने इंक्लाइन प्लेन को यूं रखा हुआ था वो नहीं गिर रहा था ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने जैसे ही एक पर्टिकुलर एंगल मेंशन किया, जैसे ही वो इंक्लाइन प्लेन एक पर्टिकुलर एंगल पर आया, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे लुढ़कना चालू हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे स्लाइड होना चालू हो गया, नीचे आना चालू हो गया। सो दैट एंगल एट व्हिच द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर लुढ़कना चालू हो जाता है, इट बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहां पे मैं इसको फाई एंगल से मेंशन कर रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये फाई एंगल इस इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल है जिस एंगल पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाए, जैसे कि मैं यहां रखता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिंस टू फॉल, जस्ट बिगिंस टू रोल डाउन, धीरे धीरे नीचे आना ऑब्जेक्ट चालू कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का मास, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट का वेट का डायरेक्शन। अब वेट के कंटेक्स्ट में नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या सिखाया था मैंने आपको, कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब थोड़ा ये ध्यान दो, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये होती है उसकी नॉर्मल रिएक्शन, अगर ऑब्जेक्ट को टेढ़ा भी कर देता तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट के साथ टेढ़ा हो गया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, समझ लो। यहां पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अगर मैं यहां पर इस इंक्लाइन प्लेन को देखूं तो ये रहा इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ये नहीं है, ये तो सरफेस है, ये है इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, वो लाइन हमको उसका नॉर्मल रिएक्शन बताएगी, मतलब ये है नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों। लेट मी कॉल इट एज आर। इस आर लाइन को अगर मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करता हूं, जो कि गणित सभी लोगों को आती है, मैथमेटिक्स सभी लोगों को आती है, तो बाय सिंपल मैथमेटिक्स अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। मैंने नॉर्मल रिएक्शन को पीछे एक्सटेंड कर दिया है। अब W which is equal to mg, वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी के। तो हमको साफ नजर आ रहा है कि वर्टिकल के साथ ये वेट कुछ एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है कि नहीं बना रहा, कुछ वेट जो है वो कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई, लेट अस से। और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। तो मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्ट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह इंक्लाइन प्लेन में द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो फ्रिक्शन नीचे लगता। अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। और जो वेट है mg, इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, रिजोल्यूशन कर लो। क्या सिखाया था मैंने, जिसके साथ एंगल बने वो उसका कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल ना बने वो उसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो mg sin phi है, इसी mg sin phi की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी ही वेट के कारण नीचे ढुलकता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट वेटलेस होता तो वहीं पड़ा रहता शायद, लेकिन इसका वेट है, तो ये जो mg sin थीटा है, mg sin phi है, ये उसको लेकर नीचे खींचकर ले जा रहा है। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है, समझ में आया इसका डायग्राम? सभी लोग अंगूठा दिखा दिया करो, मजा आ जाता है, बढ़िया। हम सब अगर उसकी वजह का पेपर होता तो भी आ जाता नीचे, इंक्लाइन प्लेन है तो वेटलेस वाली कहानी आ जाती बात। मतलब वेट पेपर का इतना कम है कि इंक्लाइन प्लेन को आपको बिल्कुल खड़ा ही करना पड़ जाता।
70-80 डिग्री पे वो गिरता नीचे ऐसे। बिल्कुल। तो तुमने तो सिर्फ पेपर की बात की, मैंने तो कंडीशंस ही नहीं रखी अभी। जो तुमने सवाल पूछा उसको, इसका मैंने जवाब तो अभी भी हाँ ही है। अब तुम कागज तुम लेटा के रख दो, कागज तुम खड़ा करके रख दो, कागज गिरेगा। अब वो कैसे रखोगे उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जल्दी गिरेगा कि बाद में गिरेगा, इस टाइप से। सो इससे तो बीच में कहां से आ जाता है कुछ भी लेके, बोलो क्या बोल रहे हो? यहां जो एंगल ऑफ रिपोज लिखा हुआ है, रिपोज का मतलब है वो एंगल जिस एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन अगर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ गया। The angle at which the inclined plane is adjusted in such a manner that the object begins to fall under its own weight. समझे? इस फोर्स डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नजर आ रहा है आपको, यह ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। यहां हमने देखा कि जो mg है वो फाई एंगल के हिसाब से दो कंपोनेंट्स में टूट गया है, एक mg cos और दूसरा mg sin। यही वो mg sin है जो ऑब्जेक्ट को नीचे ले जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इस वजह से इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड mg sin phi विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या यहां पर क्लियर है आपको? मृण्मयी समझ में आ गया? ओके। तो अब कहानी को अपन और आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम में मान लूं, क्योंकि याद रखिए ऑब्जेक्ट लगातार नीचे नहीं आ रहा, द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव, टेंड्स टू मूव। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के कारण इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो उसके अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। इसका मतलब अगर R उसका अपवर्ड फोर्स है तो R के लिए बैलेंस कौन करेगा? mg cos phi। और अगर mg sin phi दूसरा फोर्स है तो इसको बैलेंस कौन करेगा? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा F/R इज इक्वल टू mg से mg तो शहीद हो गया, बचा sin phi अपॉन cos phi। और हो ना हो sin phi अपॉन cos phi तो tan phi होता है। एंड ऑल्सो सिंस F/R तो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि वो न्यू होता है, तो देयरफॉर न्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan phi आ गया। म्यू इक्वल्स टू tan phi के अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि म्यू tan थीटा के भी इक्वल है, जहां पर थीटा का मतलब था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब अगर मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब कंपेयर कर लेता हूं तो देयरफॉर tan phi जो है वो tan म्यू के इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। tan से tan शहीद हो गया तो सीधे सीधे आ गया phi इक्वल टू थीटा। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? ये प्रूफ करने के लिए जो मैंने आपके सामने अभी किया है, ये एग्जाम में स्कूल के खास तौर पे पूछा जाता है। यू नीड टू प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज यस। ओके, तो चलिए नोट कीजिएगा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, it is defined as the minimum angle that is made by an inclined plane with the horizontal, that is made by an inclined plane with the horizontal
inclined plane with the horizontal, made by the inclined plane with the horizontal, when a body placed on it, when a body placed on it just begins to, when a body placed on it just begins to, when a body placed on it just begins to slide down, बॉडी एकदम मूवमेंट नहीं चालू कर देगी, मूवमेंट करने की कोशिश करना चालू कर देगी। ऑब्वियसली हम यहाँ पर काइनेटिक की बात नहीं कर रहे, अपन लिमिटिंग की बात कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और चाहें तो आप अपने लेवल पर यहाँ पर इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा। स्कूल में टीचर पूछता है, जैसे मैंने बताया आपको। एक हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, मेरा माइक का कुछ गड़बड़ हो गया था, पूछिए प्लीज। बिल्कुल, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंडेंट है इंक्लाइंड प्लेन पर पूरी तरह से, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है कभी भी। Okay, it is defined as the minimum angle which is made by the inclined plane with the horizontal when an object placed over it tends to slide. It tends to start slide over the other. हाँ जी मैडम। कौशिक की फ्रिक्शन के जितने भी सवाल होते हैं, कभी भी अपन ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में अज्यूम नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी सवाल को किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम हमें अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा सवाल है वो सही है। हाँ, नहीं 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 कौशिकी, यू गॉट रॉन्ग। आर में mg cos थीटा इसलिए लिखा है, mg cos फाई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि r और mg cos फाई एक लाइन में है। mg तो खत्म हो गया, जब अपन ने mg के कंपोनेंट्स ले लिए तो अब mg का कोई लेना देना नहीं है। अब mg की जगह mg cos और mg sin ने ले ली है, इसीलिए। और इस mg को अगर तुम देखो तो इस mg की लाइन में तो कोई है ही नहीं, ये तो ब्लैंक है। तो mg की जगह mg cos और mg sin रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। इक्विलिब्रियम कुछ बताने वाली चीज ही नहीं है। इक्विलिब्रियम का सेंस सिर्फ इतना हो गया अंश कि ऑब्जेक्ट कहीं ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। अपन ने थोड़ी देर के लिए उसको बोल दिया स्टैचू, बचपन में नहीं खेलते थे स्टैचू, तो बस ये स्टैचू हो गया थोड़ी देर के लिए। और जब तक ये स्टैचू हुआ तो अपन ने सबको इक्वल मान लिया कि ये इसको बराबर, ये इसको बराबर, हैप्पी बर्थडे, ऐसे। Is it clear to you, Rishika? Okay. Asmin, Vedant, सभी को क्लियर है? शर्मा जी? ओके, शर्मा जी को क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, बढ़िया है। कहानी को अब आगे लेके चलते हैं अपन लोग। रब कर रहा हूं मैं अब।
फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लो तुम लोग, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके एप्लीकेशंस वगैरह ये सब आपके कोर्स से हट गया है। तो उसको एग्जाम में तो शायद टीचर ना दे, लेकिन फ्रिक्शन से लेके पूरा टॉपिक आपका है, तो टीचर जो देगी वो ज्यादातर क्वेश्चन इससे लगे हुए देगी, हो सकता है। तो यू नीड टू मेमोराइज ऑल द स्टफ अकॉर्डिंगली। और यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। हमारी हमने सीखा था फ्रिक्शन के बारे में पिछली क्लास के अंदर। हमने सीखा था फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, और ये जो अपोजिंग फोर्स है ये हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक था स्टैटिक, दूसरा था लिमिटिंग, और तीसरा था काइनेटिक। हम इस कहानी को और आगे लेके चल रहे हैं। नाउ पुट अप द हेडिंग टाइप्स ऑफ काइनेटिक। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं? दोस्तों जब बात होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो आप सभी लोगों को पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है तो ऑब्जेक्ट के मोशन में आने के बाद उसके पास 2 सिचुएशंस होती हैं। मोशन में आने के बाद ऑब्जेक्ट के पास 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करे, या तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करे। अगर वो स्लाइड करता है तो अपन उसका नाम दे देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगर रोल करता है तो वो हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। इसको समझना समझाना बड़ा आसान है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर पुराने जमाने की बात करें अपन लोग, तो पुराने जमाने में बड़े बड़ी जो तोप होती थी वो लेके जाना चाहिए पड़ता था। तोपों को इधर से उधर ले जाना पड़ता था। अब तोपें हों तो ठीक है, चलो समझ में आता है, उनमें तो चक्के लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियां, राजा महाराजा जो है अपनी अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां वगैरह बनवाया करते थे, तो वो उतनी बड़ी मूर्ति को, उतनी बड़ी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाते थे वो लोग? उसका हल उसी जमाने से निकल के आ गया बाहर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था। लोगों ने उस समय व्हील का इन्वेंशन तो नहीं किया था बहुत ज्यादा प्रॉपर, लेकिन वो क्या करते थे, जैसे अगर ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा जिसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, तो वो उसके नीचे लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के बहुत सारे बार्क लगा देते थे, और इन बार्क्स के ऊपर, इन लकड़ी के लॉग्स के ऊपर उस प्लेटफॉर्म को रख के उसके ऊपर मूर्ति चढ़ा देते थे। अब वो मूर्ति राजा महाराजा की हो या भगवान की हो, किसी कोई भी चीज हो, मतलब अब मूर्ति को भी हटा दो, सामान भी अगर एक जगह से दूसरी जगह ढो के ले जाना है, तो ये सबसे आसान माध्यम था लोगों को ले जाने का। इस प्लेटफॉर्म को ये लोग रोल कराते थे, इसके ऊपर छक्के जैसे ही घूमता हुआ चलता था। जैसे जैसे ही आगे जाता रहता था, 5-6 आदमी इन रोलर्स को उठाकर, इन लॉक्स को उठा के आगे रखते जाते थे, और ये कंटिन्यूटी बरकरार रहती थी। ऑब्वियसली लोगों की संख्या ज्यादा लगती थी, वक्त ज्यादा लगता था, लेकिन उस समय उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो यहां से कंसेप्ट क्लियर होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन का। और यही एक कारण है कि आज की डेट में भी हम लोग गाड़ियों के अंदर व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन ऑफर करता है। रोलिंग फ्रिक्शन ऑफर्स द मिनिमम फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे सामने देखने को मिलती है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या? When body tends to slide over the other surface, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो हम उसको बोल देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे घर में मम्मी ने पोछा लगा हुआ हो या फिर मेट ने पोछा लगाया हुआ हो, गीला गीला सरफेस है, आप मोबाइल में काम करते हुए घुस गए और पानी में पैर रख दिया, तो क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। आप गिरोगे, आपका मोबाइल टूटेगा, सो अलग, गाली पड़ेगी, सो अलग। मोबाइल टूटने के लिए नहीं कि दिख नहीं रहा तुम्हें पोछा लगाया है, दिख नहीं रहा कि सरफेस गीला है, तो भी घुसे चले आ रहे हो मोबाइल के अंदर। पबजी के तुम्हारे शादी करवा दे तुम्हारी पबजी के साथ, ऐसे अम्माओं के अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ओके, तो दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब when one body tends to slide over the surface, और रोलिंग का मतलब when one body tends to roll over the surface। रोलिंग का एग्जांपल हमारी गाड़ी सबसे आसान तरीके से हो सकती है, और स्लाइडिंग का जो मैंने आपको बताया वो एक्सप्लेनेशन में हो सकता है। तो क्या आपको ये दोनों फ्रिक्शंस के टाइप क्लियर हैं सभी लोगों को? अंगूठा दिखा दे। ओके, तो जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर वक्त तो हो चला है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशंस खुद लिख सकते हैं क्या? दोनों की डेफिनेशन? ओके,
तो प्लीज आप सभी लोग इसके इन दोनों के डेफिनेशंस खुद से लिखिएगा और इंशाल्लाह कल की क्लास से हम लोग इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देंगे और कहानियों को लेके आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए मेरे पास इतना ही समय था। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। सी यू। टेक केयर।